हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर 2025 के विज्ञान यानी कि साइंस के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं? मंगल को, शनि को, शुक्र को या बृहस्पति को? तो आपको याद रखना है शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है इसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, शुक्र को चमकीला ग्रह भी कहते हैं। बात करें मंगल की, तो आपको याद रखना है मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। ठीक है, बात करें बृहस्पति की, तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बात करें शनि की, तो दोस्तों आपको याद रखना है शनि ग्रह अपने बलय के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बात करें कि कुल ग्रह कितने हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना है कुल ग्रह की संख्या 8 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सौरमंडल के 8 ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार। पहला कौन सा है? बुध यानी कि मरकरी, दूसरा है शुक्र यानी कि वीनस, तीसरा है पृथ्वी यानी कि अर्थ, चौथा है मंगल मार्स, पांचवा है बृहस्पति यानी कि जुपिटर, छठा है शनि यानी कि सैटर्न, सातवां कौन सा है? अरुण यानी कि यूरेनस, और आठवां है वरुण यानी कि नेपच्यून। तो दोस्तों आपको इंग्लिश में भी नाम याद रखना है क्योंकि कई बार विकल्प में इंग्लिश में नाम दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ये 8 ग्रह इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रखना है। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो कौन सा है? शुक्र हो जाएगा। ठीक है, शुक्र को पृथ्वी ग्रह की बहन कहा जाता है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा है प्लास किस वर्ग का उत्तोलक है? तृतीय वर्ग का, द्वितीय वर्ग का, प्रथम वर्ग का या उत्तोलक नहीं है? तो आपको याद रखना है उत्तोलक जो प्रथम वर्ग के उत्तोलक हैं वो कैंची, प्लास और हैंडपंप और तराजू है। ठीक है, द्वितीय वर्ग के जो उत्तोलक हैं आपको याद रखना है सरौता, नीवी निचोड़ने की मशीन, एक पहिए वाली कूड़ा गाड़ी। ठीक है, और तृतीय प्रकार के जो उत्तोलक हैं उसमें आपको चिमटा, किसान का हल याद रखने हैं, ये आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा जो प्लास है वो आपका प्रथम वर्ग का उत्तोलक है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? तो दोस्तों जो स्कर्वी रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है, आपको याद रखना है। बात करें विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। ठीक है, आपको याद रखना है कौन सा होता है? रतौंधी। और विटामिन ए का रासायनिक नाम की बात करें तो रेटिनॉल होता है, ये भी आपको याद रखना है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको याद रखना है विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। कौन सा? बेरी नामक रोग होता है। और विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो थायमीन होता है। ठीक है, बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है? रिकेट्स। कौन सा होता है? रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो कौन सा है? विटामिन सी यानी कि सी नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन धातु है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा धातु है। ठीक है, एन यानी कि नाइट्रोजन, एस यानी कि सल्फर, ओ यानी कि ऑक्सीजन या फिर Na यानी कि सोडियम। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा धातु है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है सोडियम एक धातु है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन एक गैस है जो कि वायुमंडल में लगभग 78% है। कितनी? 78% है। बात करें सल्फर की, तो दोस्तों सल्फर एक अधातु तत्व है। ठीक है, बात करें ओ की यानी कि ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन गैस है जो कि वायुमंडल में 21% है। ठीक है, जो श्वसन के लिए आवश्यक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा है 1 जूल होता है। आपको बताना है 1 जूल क्या होता है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर, 1 न्यूटन प्लस 1 मीटर के बराबर, या फिर 1 न्यूटन बटे 1 मीटर के बराबर, या फिर 1 मीटर इंटू 1 सेकंड के बराबर। तो आपको याद रखना है जूल ऊर्जा या कार्य की एसआई इकाई है। ठीक है, जब 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर तक खिसकाता है तो किया गया कार्य 1 जूल होता है। यानी कि दोस्तों W बराबर F इंटू एस। F 1 है और S भी 1 है, तो W बराबर क्या आएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि 1 जूल बराबर क्या है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे गए थे, 5 में से कितने सही हैं
हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 6 में पूछा है कास्टिक सोडा तथा खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो आपका आंसर हो जाएगा कास्टिक सोडा और खाने वाले सोडे यानी कि बेकिंग सोडा के रासायनिक सूत्र निम्नलिखित हैं। कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र हो जाएगा NaOH। क्या हो जाएगा? NaOH। ठीक है। बात करें खाने वाला सोडा यानी कि बेकिंग सोडा, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होगा वो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3। ठीक है। बात करें दोस्तों धावन सोडा की यानी कि सोडियम कार्बोनेट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं धावन सोडा का सूत्र होगा Na2CO3। ठीक है। आपको याद रखने हैं, आपसे पूछे जाते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा है प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। तो आपका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस बहुत जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे शैवाल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके अपना भोजन यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं। इस प्रक्रिया में क्लोरोफिल की मदद से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है और उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन मुक्त होती है। दोस्तों कभी कभी आपसे रासायनिक अभिक्रिया भी पूछी जाती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 6CO2 + 6H2O सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 बन जाएगा और +6O2 यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगी। ठीक है। तो ये रासायनिक समीकरण भी आपको याद रखनी है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 में पूछा है समस्थानिक और समभारी से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा समस्थानिक एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उन्हें समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक किन्हें कहते हैं? एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो, क्या हो? परमाणु संख्या समान हो, समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1s1 1s2 1s3। ठीक है। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। बात करें समभारी यानी कि समभारिक की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समभारिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होती है। यहाँ पे आप उदाहरण देख सकते हैं ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं द्रव्यमान संख्या 40 40 40 यानी कि बराबर है, तो ये समभारिक है। ठीक है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा समस्थानिक कौन से होते हैं, जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, और समभारी कौन से होते हैं, जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु संख्या अलग अलग हो। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 में पूछा है सरल मशीनें कितने प्रकार की होती हैं, लिखिए। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सरल मशीनें मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? नत समतल, पहिया एवं धुरी, उत्तोलक, घिरनी, पच्चर और पेज। ठीक है। ये 6 प्रकार के आपकी क्या होती हैं, सरल मशीनें होती हैं। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10 में पूछा है कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। तो आपका आंसर हो जाएगा कशेरुकी प्राणियों में मुख्य उत्सर्जी अंग गुर्दा या वृक्क यानी कि किडनीज होते हैं। ये रक्त को छानकर चयापचय अपशिष्ट यानी कि मेटाबॉलिक वेस्ट और यूरिया को मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। इनके अलावा त्वचा यानी कि स्किन, फेफड़े यानी कि लंग्स और यकृत यानी कि लीवर भी उत्सर्जी कार्यों में सहायता करते हैं। ठीक है। तो जो मुख्य होते हैं वो कौन से अंग होते हैं? गुर्दा यानी कि किडनी होती हैं। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 11 में पूछा है किन्हीं 5 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं जो प्रकृति में अचानक होने वाली विनाशकारी घटनाएं हैं, नीचे दी गई हैं। कौन कौन सी हैं? भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, सुनामी और चक्रवात। ठीक है। ये 5 यहाँ पे पूछी गई हैं, तो 5 हमने लिख दी हैं। ठीक है दोस्तों, ये 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2025 में पूछे गए थे। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 12 पूछा गया है संतुलित आहार क्या है, हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा संतुलित आहार वो आहार है जिसमें शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रेशा यानी कि फाइबर और पानी उचित मात्रा और सही अनुपात में उपस्थित हो। ठीक है। और दोस्तों हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, दैनिक कार्य करने हेतु हमें शक्ति मिलती है संतुलित आहार से। ठीक है। और अगले यहाँ पे आप देख सकते हैं शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, बच्चों और किशोरों के शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक है, रोगों से बचाव के लिए, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, शरीर की मरम्मत के लिए, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है, स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए, मोटापा या कुपोषण से बचाव के लिए, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए यानी कि शरीर को सक्रिय, मजबूत
मजबूत और स्वस्थ रखता है। ठीक है, तो संतुलित भोजन हमें क्यों लेना चाहिए? रोगों से बचाव के लिए, स्वस्थ वजन के लिए, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए और दोस्तों ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा गया था भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? जिस परिवर्तन में केवल पदार्थ का आकार, अवस्था या रूप बदलता है लेकिन उसका रासायनिक संगठन नहीं बदलता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्फ का पिघलना, पानी का भाप बनना, कागज को काटना या कागज को फाड़ना, चीनी का पानी में घुलना आदि। ठीक है, ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब दोस्तों बात करें रासायनिक परिवर्तन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं जिनके गुण पहले से अलग होते हैं उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोहे में जंग लगना, लकड़ी का जलना, दूध का दही बनना, भोजन का पचना आदि। ठीक है, इनमें क्या होता है? इनमें नए पदार्थ बनते हैं जो जिनके गुण पहले से अलग होते हैं। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा है आयनन सिद्धांत के आधार पर अम्ल एवं क्षार को परिभाषित कीजिए। ठीक है, क्या पूछा गया है? अम्ल और क्षार को परिभाषित करना यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो अम्ल क्या होते हैं? आयनन सिद्धांत के अनुसार अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ उत्पन्न करते हैं। उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl जल में घुलने पर H+ आयन तथा Cl- आयन देता है। ठीक है, तो दोस्तों अम्ल की परिभाषा क्या होगी? आयनन सिद्धांत के अनुसार अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ उत्पन्न करता है। बात करें दोस्तों क्षार की परिभाषा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आयनन सिद्धांत के अनुसार क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- देते हैं। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH जल में घुलने पर Na+ और OH-। ठीक है, OH- आयन देते हैं। ठीक है, तो ये आपके आयनन सिद्धांत के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है आर्थिक महत्व के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आर्थिक महत्व के आधार पर फसलों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? अन्न या धान्य फसलें, तिलहन फसलें, दलहनी फसलें, रेशेदार फसलें, मसाले वाली फसलें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अन्न या धान्य फसलें कौन कौन सी हैं, जैसे गेहूं, जौ, चना, मक्का, ज्वार, धान, बाजरा आदि। तिलहन फसलें यानी कि जिनसे तेल प्राप्त होता है, सरसों, मूंगफली, अरंडी, तिल, अलसी, सोयाबीन आदि। दलहनी यानी कि जिनसे हम दाल प्राप्त करते हैं, अरहर, मूंग, उड़द, चना, मसूर आदि। और रेशेदार फसलें जैसे जूट, कपास, सनई, पटसन आदि। और मसाले वाली फसलें जैसे अजवाइन, जीरा, सौंफ, धनिया, हल्दी, काली मिर्च, तेजपत्ता, इलायची आदि। ठीक है, तो आर्थिक महत्व के आधार पर फसलों को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 16 में पूछा है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा के संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में केवल बदला जा सकता है। ठीक है, इसे ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे बनाया जा सकता है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 17 में आपसे पूछा है मृदा प्रदूषण क्या है, इनके कारण, स्रोत, प्रभाव तथा रोकने के उपायों का वर्णन कीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा मृदा प्रदूषण से तात्पर्य मानवीय गतिविधियों के कारण मिट्टी में विषैले पदार्थों, रसायनों या कचरे के जमा होने से है जो इसकी उर्वरता कम करते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके मुख्य कारणों में कृषि में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग है, औद्योगिक अपशिष्ट, प्लास्टिक और शहरी ठोस अपशिष्ट का अनुचित निपटान शामिल है। ठीक है, अब इससे बचने के उपाय क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मृदा प्रदूषण रोकने के उपाय हैं जैविक खेती को बढ़ावा, रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद यानी कि कंपोस्ट और जैविक कीटनाशकों का उपयोग करा जाए, कचरा प्रबंधन, रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकिल के सिद्धांत को अपनाया जाए, प्लास्टिक का उपयोग कम करा जाए, औद्योगिक कचरे का उपचार, कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट को बिना उपचारित किए जमीन में न डाला जाए, वनीकरण, अधिक से अधिक पेड़ लगाने से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, और जागरूकता, सबसे जरूरी क्या है? जागरूकता, किसानों और आम लोगों को मृदा प्रदूषण के खतरों और उनके बचाव के तरीकों के बारे में शिक्षित करना। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 18
तो ये लघु उत्तरीय प्रश्नों का अंतिम प्रश्न है। यहाँ पे आपसे पूछा गया था पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाएं। तो दोस्तों आप यहाँ पे नामांकित चित्र बना सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है आपका, ये कोशिका द्रव्य है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये केंद्रक है। ये क्या है, ये गोल्जिका है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये क्या है, ये आपकी रिक्तिका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्या है, ये राइबोसोम है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप नामांकित चित्र बना सकते हैं। दोस्तों ये आपका साइंस का पूरा पेपर हो गया है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए।